नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। और सीएनबीसी आवाज की टक्कर में आज इस हफ्ते आए चुनावी नतीजों पर हम मंथन करेंगे और इस मैंडेट का क्या मैसेज है, यानी इस जनादेश का क्या संदेश है, इस विषय पर एक सीधा संवाद करेंगे मेरे यंग फ्रेंड्स के साथ और अपने मेहमानों के साथ। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। हरियाणा में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब यूपी में उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। पहले अखिलेश यादव ने 6 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की और फिर जेपी की जयंती के बहाने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश पहले जीपीएनआईसी बिल्डिंग के अंदर जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए अड़े रहे, लेकिन प्रशासन से मंजूरी न मिलने पर उन्होंने अपने घर के बाहर ही जेपी की एक मूर्ति पर माल्यार्पण कर दिया। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही हैं। आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। अखिलेश यादव का आरोप है कि उनकी सरकार के दौर में बने जेपीएनआईसी को मौजूदा सरकार बेचना चाहती है, जबकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से अखिलेश को वहां जाने की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन एक सियासत और चल रही है। हरियाणा में हार के बाद जब कांग्रेस मंथन के लिए बैठी तो राहुल गांधी का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। सूत्रों का कहना है कि बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे चुनाव में पार्टी हित दूसरे नंबर पर और नेताओं का हित सबसे ऊपर रहा। बड़ी बात यह है कि मंथन वाली इस बैठक में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव को नहीं बुलाया गया। सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में हार के बाद उद्धव गुट, टीएमसी, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार गुट से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस को लताड़ चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी ने भी हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया। बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज हरियाणा के जनादेश और इसमें छुपे संदेश पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो एक बार फिर आपका अभिनंदन है, लेकिन आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? हरियाणा में बीजेपी की बंपर जीत से किसान, जवान और पहलवान वाला नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। क्या वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है? दूसरा, कांग्रेस में गुटबाजी से राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर एक सवाल है। जो पूरे देश में मोहब्बत फैला रहे थे, उनकी पार्टी में ही मोहब्बत नहीं है। सोचिए, आप पूरी शहर में मोहब्बत फैला रहे हैं, लेकिन आपके घर में ही मोहब्बत नदारत है, आपस में घर वाले लड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न आज का है, मुद्दा है, बीजेपी की जीत का असर क्या दूसरे राज्यों पे पड़ेगा या हर राज्य के हालात अलग है? क्योंकि महाराष्ट्र में माना जा रहा है कि शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की पकड़ है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की हार के बाद चौथी बात यह है, कांग्रेस की हार के बाद बीजेपी को रोकने में अखिलेश की भूमिका बढ़ जाएगी। ये अखिलेश यादव की भूमिका बढ़ेगी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर अभिनंदन है आपका इस चर्चा में। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए हमारे मेहमानों का। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकप्रिय प्रवक्ता का अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की विचारधारा को अपार समर्थन देते हैं, कांग्रेस परिवार यानी गांधी परिवार के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं।
मेरे साथ कुलदीप कुमार है, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में अखिलेश कटियार जी हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के, बहुत बहुत अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या होना था, क्या सपने थे कांग्रेस के, लेकिन ये क्या हो गया हरियाणा के अंदर, ये किया कैसे, हुआ कैसे, और सारी पूरी गेम पलट दिया आपने। जो हुआ उसे दो लाइनों में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं, जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में जो मुद्दे थे वो वास्तविकता में आपको नजर ही नहीं आए। आपने कहा किसान, पहलवान, ये सब कोई जवान, ये मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा है ममन खान। क्यों? सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल हुई है? ममन खान को 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं। और मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती है। देश के लिए विचार करने का विषय है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी की 3 गुना ज्यादा बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। और जबकि असम में जाकर आप किसी से पूछिए तो धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। बस बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि कौन किन वोटों के आधार के ऊपर और कौन कौन सा मुखौटा लगाकर लोगों के सामने आना चाहता है। पर हरियाणा की जनता, विवेकपूर्ण जनता, बहुत समझदार थी। और अब हरियाणा का चुनाव हो गया तो मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। अग्निवीर के मुद्दे को इतना उठाया गया। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। भारत में सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है? 12, 13, 14 हजार, इससे ज्यादा नहीं होता एक साल में। अगर कोई हमारे मन में खोट होता, मोदी जी के मन में, तो हम ठीक है 14,000 ही वैकेंसी निकालते और 14,000 को रख लेते। वो उन्होंने कहा नहीं, 50,000 वैकेंसी निकालेंगे ताकि जो बाकी लोग हैं ट्रेंड होकर नए ढंग से आगे जाएंगे। पर आप कल्पना करिए, 140 करोड़ के देश में 14,000, 0.0001% के लिए देश के नौजवानों को भड़काकर आग लगाने का काम किया गया। आप सोचिए कि किस ढंग के नैरेटिव सेटअप करने का यह प्रयास किया जाता है। और फिर मैं एक बात जो कह चुका हूं उसको फिर रिपीट करता हूं। लोकसभा में क्या कहा था? हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देंगे। देश की आबादी 140 करोड़, 4.5 लोग पर पर्सन पर परिवार हैं औसतन। भारत में 4.5 से डिवाइड करिए 31 करोड़ आता है। यानी 31 लाख करोड़ हम बांट देंगे। और भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट जो पिछले बजट में 26,80,000 करोड़ है। 26,80,000 करोड़ भारत सरकार की आमदनी है। और देश में भड़का रहे हैं कि हम 31 लाख करोड़ बांट देंगे। और हकीकत है कि जब बांटने की बात आई तो टॉयलेट पे टैक्स लगाना पड़ गया। जी, इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहूंगा, हरियाणा में पहलवानी का एक दौर बहुत देखने को मिला, जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सभी ने सुना होगा कि मल्लन से मल्ल घनेरे, मल्ल पहलवान को कहते हैं ना, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी बाहर कुश्ती लड़ने को ना हो तो घर में एक दूसरे को पटकने के लिए तैयार थे। तहसीन पूनावाला, वो क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे मुंबई से आते हैं, तो फिल्मी भाषा को समझते होंगे। मतलब एक फिल्म आई थी सनम बेवफा, तो मतलब आप चुनाव क्या हारे? बेवफाई। सपा, शिवसेना, आम आदमी पार्टी सब बेवफा हो गए। आपके दिन क्या बदले? नहीं, हमने कब आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या महाराष्ट्र में शिवसेना को बेवफा कहा? अगर किसी को ये गलत फहमी है नहीं, वो बेवफा हो गए आपसे, आप नहीं। अच्छा, वो हमसे बेवफा। ब्रेकअप वो करने के मूड में है। कौन करने? वो ब्रेकअप करने के मूड में है, लेकिन रिलेशनशिप में हम कमिटेड है। हम कमिटेड रिलेशनशिप में है। इसमें मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक हूं उनके साथ, हम यहाँ नहीं लिखते। तो देखिए, सवाल ये है 2 या 3। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला करेगा? हरियाणा की हकीकत हम सब जानते हैं। दिल को खुश रखने के लिए सुधांशु जी ये ख्याल अच्छा है। जानते हैं कौन जीतने वाला था, क्या हुआ और क्या हो गया, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपका सर्वे भी जानता है। अब जो हो गया उस पर बातचीत करते कोई मतलब नहीं है। गठबंधन हुआ नहीं हुआ इसको देखकर या हरियाणा के चुनाव को देखकर अगर कोई पार्टी सोचती है कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी तो ये उनकी गलतफहमी है। ये बात मैं कंसीड करता हूं, मैं ये बात कंसीड करता हूं कि सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल कंसीड करता हूं। तो उनका अधिकार है, वो वहां पर बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टी की भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन अगर संजय राउत सोचते शिवसेना के अंदर, जिनकी पार्टी का सिंबल चले गया, नाम चले गया, विधायक चले गए, मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं कि उनके विधायक जा रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर, उनकी ही सरकार के होते,
कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी, तो मुझे लगता है गलत फहमी है। तो वो समीकरण बनेंगे चुनाव के पहले, लेकिन कांग्रेस आज भी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी के रूप में आएगी या भाजपा आएगी, कोई और पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 आने वाली नहीं, ये बात सही है। दूसरी चीज, जहां तक हरियाणा का सवाल है, मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी को ये लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो उनके विधायक है, वो आके कहते हैं देखिए अगर हमारे साथ गठबंधन होता, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप सब उसका डेटा देख लीजिए, मैं बता देता हूं, कोई भी पार्टी, कोई भी सीट में आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराती। इनफैक्ट अगर आम आदमी पार्टी चाहती और वाकई चाहती बीजेपी को हराना, तो अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करते 1.7% कांग्रेस को मिल जाता, लेकिन नहीं चाहती थी। ये जो है कि कांग्रेस के एक्सपेंस पे बड़ा होना, ये गलत है। अगर दिल्ली में वो चाहे गठबंधन हो तो बड़ी पार्टी है। वो कह रहे हैं हमारी हसरत का ख्याल रखते तो अलग शाम होती, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अरविंद केजरीवाल संयोजक है आम आदमी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं अति आत्मविश्वास मत करना, कभी किसी भी चुनाव को हल्के में ना लेना। और आम आदमी पार्टी के कई और विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की लुटिया तो डूबनी थी, डूब गई। कांग्रेस अति आत्मविश्वास वैसे ही डूब गए जैसे राजेंद्र नगर में वो पानी चला गया था बेसमेंट के अंदर, वैसे ही डूब गए जैसे मुख्यमंत्री का घर डूब गया। देखिए ये सारी चीजें, अगर वक्त बुरा चलता है आप अटैक करो, ये कोalition धर्मा नहीं है। कांग्रेस की हार की वजह 17 रिबेल्स, जो लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को समाप्त किया, ये 17 रिबेल्स की बात अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में करना तो बेहतर होगा। यहाँ मुझे इन्विटेशन नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। केसी वेणुगोपाल को बताइए, आजकल काफी चर्चा में है वो जी। हाँ, मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी जी मैं कुलदीप कुमार जी का रुख करता हूं। कुलदीप कुमार जी, मतलब आप ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इनके समर्थन से आपने सरकार बनाई पहली, आप ज्ञान दे रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता ज्ञान दे रहे हैं। नहीं अमीश भाई, हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास नुकसानदेह होता है, और जीती हुई बाजी कैसे हार जाते हैं कांग्रेस सीखना चाहिए आदमी को, कैसे हारते सीखना चाहिए इन लोगों से। हमें ये समझना चाहिए कि जब इंडिया अलायंस देश में चुनाव लड़ता है एक साथ, तो भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल जी का लेटर था ना, मैं लिख कर देता हूँ, गुजरात में मेजॉरिटी आ रही है, तहसीन भाई, वो लेटर वैसे ही जीतना था। तहसीन भाई, हाँ उसके भी बताता हूँ, प्ले करो ना। मैंने कहा जीती हुई बाजी कैसे हारते कांग्रेस सीखना चाहिए, और जहां पर कोई आपका बेस ना हो, आपका संगठन ना हो, वहां जाकर नोटा से कम मिला, मेरे बेस नहीं है, नोटा से कम इनको मिला है। अरे मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, नोटा से कम मिला है, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा। लोटा मिला इनको, सुनिए, और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। भैया ये देखो, नोटा का लोटा मिला और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। इनको भैया बेस 39% वोट है, आपको नोटा से कम मिला है। अरे आपको वो कह रहे हैं नोटा का लोटा मिला है आपको, और कह रहे हैं इनका बेस नहीं कह रहे हैं, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भैया वो आईबी वाले को लाइए ना, जिसने बताया था केजरीवाल जी नोटा की डिमांड यही लोग करते थे। तहसीन भाई देखिए आज इन्होंने कहा, आज आपको पकड़ रहे हैं, इन्होंने जो आप चाहते थे वही हो रहा है, जो आप चाहते थे वही हो रहा है। इन्होंने कहा कि हमें नोटा से कम वोट मिला, मैं कह रहा हूं मैं चाहता था वही हो रहा है। नहीं, चुनाव आप लड़े, इन्होंने कहा, आप चुनाव आप लड़े, मैं चाहता था, मैं अमीश भाई इन्होंने कहा, ठीक है, मैं कह रहा हूं मौका देना चाहिए। हम तो हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जेजेपी जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन था, जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी से ज्यादा 2 गुना वोट आम आदमी पार्टी लेके आई हरियाणा के अंदर, पहली बात ये। दूसरी बात बता रहा हूं, सुन लीजिए, बता रहा हूं। दूसरी बात, 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस थी, कितने परसेंट वोट है पूछना है इनका दिल्ली में, कितने विधायक दिल्ली में इनके पूछना, 15 साल से थे दिल्ली के अंदर, ये तो ये बात ना। दूसरी बात, ठीक है, आपने बोला ना, मैं पहले अमित शाह और मोदी जी के गढ़ में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है पहली बार, और 15% वोट लेके आती है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी, पूछ लीजिए तहसीन भाई लेके आ सकते हैं क्या, आम आदमी पार्टी लेके आती है वहां। ये मेरे पे कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा तहसीन भाई, अपने आपको आत्ममंथन करना चाहिए, और ये बात निश्चित रूप सही है। आपका वोट परसेंटेज हरियाणा में, आपने कहा हम पे वोट नहीं है, हमने नहीं कहा हमने आपका वोट काटा, ये तो आप लोग कह रहे हो क्या आम आदमी पार्टी ने हमारा वोट काट लिया, मतलब आपको जिताने के चुनाव लड़ना छोड़ दें। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है, लेकिन हरियाणा के अंदर बता रहा हूं, इनकी मैं दिल्ली में सीटें पूछता हूं, आपका वोट परसेंटेज क्या था? केरल में बीजेपी का पूछ लेना कितना था, बता देंगे। केरल में बीजेपी का कितना था पूछ लो, कितना है बताइए ना, बीजेपी केरल में कितना था? केरल का चुनाव, अरे बताया बीजेपी केरल में हरियाणा का चुनाव हुआ तो हरियाणा के बारे में पूछूंगा क्यों भाई? नहीं
खेल में पूछ लीजिए, बता दें तो अच्छा मैं आप पूछ लूंगा। बताइए चुनाव कहाँ का हुआ अभी? अमीश भाई खेल खेल रहे हो। खड़े होके बोलिए कहाँ का हुआ चुनाव? जम्मू कश्मीर। सुनिए, हरियाणा में केरल आपका में वोट शेयर 16.8% बीजेपी का वोट है, एक लोकसभा जीती है और ये दिल्ली में नंबर 2। 2000 हरियाणा में वोट शेयर बताइए। मैं हरियाणा में उनका भी वोट शेयर पूछता हूँ, आपका भी वोट शेयर पूछता हूँ, ठीक है? जेजेपी से दुगना सा पूछिए, जेजेपी कितना था आपका? पूछिए जेजेपी कितना था? अरे ऐसा क्या नंबर है जिसको जेजेपी बोलना आप नहीं चाह बताइए रहे? जेजेपी कितना था? अरे जेजेपी बताइए, कितना था आप बताइए बताइए ना, आपका वोट शेयर जेजेपी कितना से था? दुगना था। ओके, ओके। आप बताइए कितना ठीक है। जेजेपी का? अच्छा, कितना आप इनका बताइए वोट शेयर जेजेपी का था कितना था? 1.69%। सुन लीजिए, और जेजेपी का कितना बता दें ये लोग। और आपकी दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी है? 0 है। मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा कि दिल्ली में वो बड़ी पार्टी है, तो दिल्ली में अगर वो डोमिनेट करे ठीक है। हरियाणा में 10 सीट मांगे, वोट परसेंटेज नोटा से कम, कहते 10 सीट दे अमीश दो। भाई मेरी बात पूरी होनी जी, जी, जी। देखिए मुद्दा क्या नहीं, है, आप बोले। हरियाणा के लोग बीजेपी से छुटकारा चाहते थे। जो अभी हम सुधांशु जी ने कहा, वहां किसान नौजवान सब परेशान थे, लेकिन हम चाहते थे वहां अलायंस हो, और लास्ट तक इन्होंने कहा अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते। हम लास्ट तक ये कहते रहे कि इंडिया अलायंस को चुनाव लड़ना चाहिए, इंडिया अलायंस का चुनाव लड़ना चाहिए। और जम्मू कश्मीर इंडिया अलायंस लड़ा तो वहां सरकार कांग्रेस की बनी, हरियाणा में लड़ता तो मैं दावे से कह रहा हूं वहां भी सरकार इंडिया अलायंस की बनती। ओके, वो कहते हैं कि सब अगर एक साथ आ जाए तो आप निपट जाते। देखिए, अभी जो आपने देखा ये सुविधा और स्वार्थ की राजनीति के कारण होता। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के पास वोट नहीं है पर उन्हें अधिकार है आगे बढ़ने का, यहां कांग्रेस के पास वोट नहीं। पर इंपॉर्टेंट बात ये, कांग्रेस पास तो बहुत वोट हुआ करता था, सरकार भी थी दिल्ली में। हमारा वोट तो विधानसभा में दिल्ली में 38-39% इंटैक्ट है और लोकसभा में 54-55% मिलता है। ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के पास वोट गया कौन सा है? कांग्रेस का। ये वही वाला वोट गया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोशिश कर रही है कि तू मेरे पास आ जा। जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात कही थी ना, वो रिलेशनशिप बड़ी मजेदार है। वो एक ही लैला के कई कई मजनू हैं। और कोई कहता है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख। अब देखिए क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, और बड़ी समस्या हो गई है। मुलायम सिंह जी ने कहा था अखिलेश से कभी घर मत दिखाना कांग्रेस को, अब उन्होंने घर दिखा दिया है। तो जानते क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में? स्थिति क्या है कि वही पुराना वाला वोट बैंक जिसका पुराना आशिक कांग्रेस है और आज का जो है समाजवादी पार्टी है। अब वो पुराना आशिक अगर लौट आए तो पुरानी फिल्मों में होता था ना, जब वो लौट आता था तो बड़ी समस्या हो जाती थी। ये सारा झगड़ा इसी का है। मगर इन्हें गीता का ज्ञान ध्यान रखना चाहिए। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। लड़ाई मत लड़ो तो ज्यादा। अच्छा अमीश भाई कुलदीप कुमार से 70 प्रकाश भूषण अखिलेश इन्होंने कहा, मुझे पूछना है कि 2013 में 28 सीटें इनके पास थी, 2013 में 32, आपके बाद 32 थी। हाँ 32 सीटें थी। आज 2024 में हम लोग खड़े हुए हैं, 8 सीटें। कितनी सीटें इनके पास? 8। इनका वोट बैंक कहां गया? इनकी सीटें कहां गई? कौन लेके चला गया? आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करेगा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करेगा, उसको जनता चुनती है, उसको जनता वोट देने का। कांग्रेस की 8 सीटें थी, वोट 22-23% था। इन्होंने आपकी पालकी ढोई और वो आज तो 50 है हमारे पास। इनका वोट लेके गए, हमारा वोट आज ये बात तो सर आपने कांग्रेस का वोट लिया। मैंने क्या बोला? अगर 22 उनके पास, आपने कांग्रेस को निपटाया, मैंने कहा कांग्रेस के कंधे पे अमीश चढ़कर। भाई बिल्कुल नहीं, उन पे 22 था, हम पे आज 54 है। वो वैसे किसका आया? एक इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, ये बात बोलूं। इन्होंने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया। पंजाब में कांग्रेस का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को साफ कर दिया। फिर ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस माफ कर दे। ऐसा नहीं समझेगा। अच्छा ठीक है, और दिल्ली की तहसील पूनावाला अमीश भाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी एमसीडी से ये तो कांग्रेस के अमीश पीछे भाई पड़ गए हैं पूरी तरह दिल्ली से। के एमसीडी में 15 साल से बैठी भाजपा को भी दिल्ली से साफ कर दिया झाड़ू ने अब की बार। ये बता दूं आप लोगों को। ठीक है, ओके। स्टैंडिंग सत्यप्रकाश काउंसिल सारे हमारे जीत मिश्रा, गए। ये हो क्या गया, ये हो क्या रहा है? मौसम का जादू है। एक आप लोगों ने सिनेमा से बात को शुरू की थी कि वो कह रहे हैं अब कि हम आपके हैं कौन, उसमें एक लाइन है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। और ये दोनों दीवाने सब जुटे थे, पतझड़ के मौसम में जुटे थे। कुछ पत्ते इन्होंने चुने थे, उन पत्तों में खुद से आग लगाई। पहले तो उनका घर नहीं जुड़ा हुआ था, वो महाभारत जोड़ने निकले थे, लेकिन घर का पता नहीं, घर फूटा फूटा था, तो सब लूटा लूटा हो गया उनके साथ। अब ये सवाल इसलिए पूछ रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली का चुनाव आना है, महाराष्ट्र का चुनाव है, तो शिवसेना भी उनको कोस रही है। हमारे मोहल्ले में छोरा हुआ करता था, जब वो फेल हो गया तो बोला सब ट्यूशन पढ़ाने पहुंच गए उनको। तो वो राहुल गांधी की वही स्थिति है, छोरा फेल हो गया फिर से। पहले हमने सुना था एक गाने में कि जलेबी बाई होती, इस बार सुना जलेबी भाई भी है। तो जब ऐसी स्थिति है, थोड़ी सी सीरियस पे आते हैं। वास्तविकता सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में
हरियाणा की पूरे गणित को राष्ट्र के सामने रखा है कि यह चिंतनीय विषय है कि क्यों ऐसी ऐसी घेटुइज्म वोट बंदी में वोटों में भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सरकार वहां चल रही थी और नरेंद्र मोदी, बताइए हरियाणा के जो नतीजे आए, आपको उम्मीद था यही नतीजे आए? बिल्कुल, मैं आपके डिबेट में खड़ा था और मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने जिस दिन कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी से समझौता हरियाणा में करना है, उसी दिन समझ गया था कांग्रेस की नैया वहां डूबी हुई है। वो थोड़ा एक मैसेज देना चाहती है आम आदमी पार्टी के साथ। एक बात बताइए, विनेश फोगाट के लिए सब लड़ रहे थे दिल्ली में, आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस लड़ रही थी, आखिर आम आदमी पार्टी ने विनेश फोगाट के खिलाफ प्रत्याशी क्यों उतारा? ये इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच ऐसी अधिकार है वो उनको, हाँ, अधिकार है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लड़की खेलने गई थी राष्ट्रमंडल खेलों में, ओलंपिक में पदक जीत कर आई, कम से कम आम आदमी पार्टी को इतना तो करना चाहिए था। अब सवाल है कि अखिलेश जी ने कुछ कहा है नीतीश जी के बारे में। जी। जयप्रकाश नारायण की जयंती है, पहले तो उनको नमन प्रणाम। अखिलेश जी, आप में एक चीज बचा है जेपी का, आप किस नीतीश जी को कह रहे वापस जाने और किनके साथ कह रहे जिन्होंने जेपी की हत्या की, उनके विचारों की हत्या की, संविधान की हत्या की, सबको जेल में डाला, उसके साथ कह रहे? राहुल गांधी से भी चढ़वा लीजिए एक फूल, जेपी पर मान जाएंगे, अंबेडकर पर मान जाएंगे। अखिलेश कटियार जी, एक तो आपका नाम बहुत अच्छा है क्योंकि अखिलेश यादव का भी की पार्टी से आप आते हैं। कटियार साहब, एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि एक तो आपने जले पे नमक छिड़का, जले पे नमक कैसे छिड़का? कांग्रेस एक दिन पहले हारी थी, अगले दिन आपने 6 लोगों की टिकट मतलब 6 सीट्स अनाउंस कर दी। पॉइंट नंबर 2, अब जिनको आपने आह्वान किया उन्हीं पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेपी की बात करने का तो अधिकार ही नहीं है समाजवादी पार्टी को, वो तो मूलतः एक परिवार की पार्टी है। हम लोगों ने जयप्रकाश जी के नाम पे 750 करोड़ में एक बहुत बड़ा सा इंटरनेशनल सेंटर बनाया कि यहाँ नौजवान लोग वहाँ जाएं। इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लोकतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने इस देश को बनाया है, संविधान के लिए जिन्होंने जीवन दिया, उनके बारे में नौजवान पीढ़ी जाके पढ़े। लेकिन 10 साल हो गए, बीजेपी ने उस पर ताला लगा रखा है। आज मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब माल्यार्पण करने जाते हैं तो आप वहां पुलिस लगा देते हैं। और अच्छा, क्या मेरा प्रश्न है, क्या माल्यार्पण करने से विचारधारा, जेपी की जो विचारधारा थी, जयप्रकाश नारायण इस देश के स्वाभिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जेपी बहुत बड़ा नाम है, क्या माल्यार्पण करने से उनकी विचारों को आप ले लेते हैं या उनके विचारों को जीवन में उतारना पड़ता है? क्या जेपी के परिवार का कोई सदस्य पॉलिटिक्स में था? बताइए मुझे आप। जब ये जनता पार्टी बनी थी, जिसके सूत्रधार जेपी साहब थे, जिसमें सारे भाजपा के नेता शामिल हुए थे, उस पार्टी की जो गाइडलाइन बनी थी, घोषणा पत्र बना था, उसमें लिखा था गांधीयन हम समाजवादी विचार जमीन पर उतारेंगे। सुधांशु जी इस बात बताएंगे आगे आपको। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी और जिन लोगों ने हत्या की थी, उस समय जेपी का एक विचार भी पढ़ लीजिए, उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या बोला था। ये आरएसएस के चलाने वाले लोग, आरएसएस के जो सरकार चला रहे हैं, वो उस पे ताला लगाने से जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। पॉइंट आपकी बात जेपी के विचारों पे ताला नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि जननायक थे जेपी के एनआईसी पर ताला लगाकर उनके विचारों पर आप ताला नहीं लगा सकते। और अखिलेश तो फ्रंट फुट पे खेल ही रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। निश्चित रूप से जेपी के से माफी किसको मांगनी चाहिए? जेपी ने आंदोलन किसके विरुद्ध किया था? अभी सत्यप्रकाश जी ने बहुत सही ढंग से बताया, कांग्रेस के विरुद्ध नारा था, जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है, भारत के सब युवकों जाको नई समग्र क्रांति फिर आई है। यह था उस समय। मुलायम सिंह जी भी युवा थे और नीतीश कुमार जी भी युवा थे और लालू प्रसाद यादव जी भी युवा थे, और दो ही चीजों के विरोध में थे, समाजवादी थे। बिल्कुल मैं मानता हूं, गांधीवादी समाजवाद की 2 खास बातें थी। एक, जात पात की बात नहीं करनी और परिवार की बात नहीं करनी। आज दोनों ही तो छोड़ के किनारे कर दिया। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, वास्तविकता में क्या है कि आज याद करिए, जब नीतीश कुमार जी आरजेडी से संबंध सरकार मतलब टूटने वाली थी, आखिरी दौर में थी, कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती थी, तो क्या बोले थे नीतीश कुमार जी? कर्पूरी ठाकुर साहब तो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाए और उन्हीं के विचारों का पालन करते हुए हम भी ऐसा नहीं किए। तो भाई जयप्रकाश नारायण जी से कर्पूरी ठाकुर तक तो जो विचार है वो जदयू और हमारी पार्टी निभा रही है, ना कि इनकी पार्टी। और एक मैं फैक्ट और बता दूं यहाँ पर, चूंकि जेपी का 42 के आंदोलन में भी रोल था और 42 में जेपी ने बाकायदा लिखा है कि 42 का आंदोलन पूरी तरह विफल हुआ, और विफल क्यों हुआ इसका भी उन्होंने डिटेल उल्लेख लिखा है। और मैं लोगों को यह भी बता दूं कि नेहरू जी जब इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने 2 सितंबर 1946, यानी अंग्रेजों की सरकार रहते हुए, और उस समय शपथ लेनी थी क्वीन के नाम की निष्ठा की,
तो राम मनोहर लोहिया जी को भी आमंत्रित किया गया था और जेपी से भी कहा गया था कैबिनेट में आइए, मगर उन्होंने कहा था कि हम क्वीन की निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे, इसलिए नहीं आए थे। परंतु आज आप उसी कांग्रेस के साथ जिन्होंने क्वीन की निष्ठा की शपथ ली, उसी कांग्रेस के साथ जिसने संविधान की हत्या की, गांधी जी को जब गोली मारी गई थी उस पे जेपी जी ने आरएसएस के बारे में कहा, तो भी कोट कर दीजिए, वो भी बड़ा बयान। बताइए कहां कहा था, बोलिए क्या कहा था? जब जेपी जी ने, जब गांधी जी की हत्या हुई, गोडसे ने गोली मारी, उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्र विरोधी जो विचारधारा है, जो धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पे बांटने वालों का समूह है, इन पे बैन कर देना। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। ये लोग जो बात कहने का प्रयास करते हैं, मैं कह रहा हूं जेपी ने कहां कहा। जेपी आरएसएस के शिविर में भी गए और आरएसएस के शिविर में जाकर किस प्रकार से जात पात को किनारे रखकर समरसता के साथ लोग काम करते हैं उसका भी उन्होंने। और दूसरी बात, ये लोग नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की हत्या बहुत बार बीच में आया था, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, गांधी जी को कितनी गोली लगी थी बताइए? गांधी जी कितनी सिक्योरिटी मिली थी? गांधी जी को कितनी देर बाद अस्पताल ले जाया गया था? और गांधी जी की मृत्यु का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? ये आज की विचारधारा और आज की युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाथूराम गोडसे का बयान है कि मैंने 2 गोली मारी, अदालत में बयान। अब सुनिए, पुलिस का बयान है कि 3 गोली लगी। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार अवेलेबल थे, 2 अखबारों के, एक द हिंदू और एक न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने कहा 4 गोली लगी। यही नहीं पता कितनी गोली लगी, क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी, क्या सवाल आपके खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा ये सवाल है कि आप एनसी और पीडीपी पहले भी 370 के पहले भी थे पावर में, अब एनसी फिर से पावर में आ गई। व्हाट इज द डिफरेंस दे आर मेकिंग? क्या फर्क है? वो कह रहे हैं क्या फर्क है। बिल्कुल सुधांशु, एनसी और पीडीपी दोबारा ही सत्ता में आ गए एक तरह से। मैं बताना चाहता हूं, फर्क ये है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं, ये उस वातावरण में चुनाव हुए हैं जब आपको पूरे कश्मीर घाटी में ना कोई पाकिस्तान का झंडा दिखा, ना आईएसआईएस का झंडा दिखा, ना पत्थरबाजी दिखी, ना जुमे की नमाज के बाद आके कोई ऐसी भीड़ निकलती हुई दिखी जिसने इंस्पेक्टर अयूब पंडित को गोली मार दी हो। कहीं 90 का दशक था जब लाल चौक के ऊपर राज्यपाल भी झंडा नहीं फहरा सकता था। आज आपने देखा कि लाल चौक के ऊपर देर रात तक चुनाव प्रचार हो रहा था। डल लेक के ऊपर कितने ही टीवी चैनलों ने अपने कार्यक्रम किए और 63% वोटिंग हुई। और आप लोगों को नहीं पता होगा, कश्मीर में चुनाव होते थे 14, 15, 18 सीटें निर्विरोध चुन जाती थी, यानी चुनाव ही नहीं होता था उन विधानसभाओं। जी, सवाल। मेरा सवाल सुधांशु जी से। सुधांशु जी, इसके आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें सारे मुद्दे उठे और मणिपुर का भी मुद्दा हर बार उठता है, तो मेरा यही सवाल है कि मणिपुर वाले केस पे आज तक बीजेपी चुप क्यों है? मणिपुर पे चुप क्यों है बीजेपी? मणिपुर पे बीजेपी नहीं चुप है। मणिपुर के ऊपर ये लोग मुद्दा बनाना चाहते हैं। साहब बताइए, केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे ना, तो मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं लाया विश्वास प्रस्ताव? दिल्ली में प्रदर्शन होता, इंफाल में क्यों नहीं होता? इंफाल में एक बयान तक नहीं होता, सिर्फ दिल्ली में बयान होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर देश में राजनीति करनी है, मणिपुर से लेना देना नहीं। मेरा एक सवाल है, ये गोडसे को क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, अफजल गुरु पहले बताओ आप हैं? बताओ, बटाला हाउस इनकाउंटर पे, बटाला हाउस देशद्रोही है, देशद्रोही है अफजल गुरु, अफजल गुरु देशद्रोही है। शाहीन बाग मेरे दिल में है, देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं। आप बोलो जी, आप बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ सिसोदिया ने बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में, शाहीन बाग में देश विरोधी घटना हो रही थी कि नहीं? बोलिए, अफजल गुरु देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं चैनल पे। फिर उस कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो? बोलो, उस अफजल गुरु शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार चलाने का काम इन लोगों ने किया। क्या हाल हुआ इनका? क्या हाल हुआ उसके बाद इनका? क्या हाल हुआ बीजेपी का? बोले गोडसे मुर्दाबाद, विषय में आते हैं, विषय में आते हैं। बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, अफजल गुरु मुर्दाबाद। मेरा निवेदन है, तुम्हारी सरकार शर्मिंदा है वालों के खिलाफ परमिशन नहीं दी और अफजल हालात का मारा वालों के साथ क्यों खड़े हो? मैं बोल रहा हूं, बोलो हिम्मत तो बोलो, जवाब दे, बोलो ना हिम्मत तो जवाब दूं। अब ठीक है, एक सेकंड, अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक करके। सुधांशु और कुलदीप कुमार जी, एक कुलदीप कुमार, आप विधायक हैं, आप सीनियर नेता हैं, शांत होइए। मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी एक विचार है, वैचारिक अधिष्ठान है। उस विचार को गोडसे ने मारा। अरे भाई पूरी अब बोलने देंगे आप, पूरी बात तो बोलने आप दीजिए। देखिए उस विचार को गोडसे ने मारा। किसने मारा मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी का वैचारिक अधिष्ठान था राम राज्य। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। जिस दिन हलफनामा दिया गया राम झूठे थे, राम थे नहीं, विचार की हत्या उस दिन
मैं कहने को तैयार हूं कि गांधी के शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, तुम कहो गांधी के विचार का हत्यारा, गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बोलो गांधी के विचार का हत्यारा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, ओके ओके, बोलिए बोलिए। हो गए रघुपति अफजल हर आ रहा हूं आपकी बात आ रहा हूं। वालों की सुनिए गरम। पीडीपी के साथ समझौता करके बिल्कुल सुन लो। ठीक है, एक सेकंड आप बोले, 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, एक सेकंड सुधांशु जी, 30 सेकंड, देन सत्यप्रकाश मिश्रा, रघुपति देन तहसीन पूरावाला। सबको समिति दे भगवान, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला रामराज्य। रामराज्य क्या है? हर गरीब से गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ये रामराज्य है। हर किसी गरीब को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये रामराज्य है। हर किसी को शिक्षा मिले, रामराज्य। दूसरी बात, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोला आपने? अरे मैंने कहा बोलो ना, शरीर का हत्यारा, मैं मुर्दाबाद बोलने को तैयार हूं। आप कहो हिम्मत चैलेंज करता हूं, बोल के दिखा दे। मुर्दाबाद बोलेंगे, बोलो गार्ड से मुर्दाबाद बोला बोला तो सही। विचार तुमने कही, विचार का हत्यारा किसका है? बोलो ना, जिसने कहा राम गोड से मुर्दाबाद बोलो। ये गोड से को देशभक्त मानते अच्छा हैं। कुलदीप जी, कुलदीप जी, कुलदीप जी, अब आप शांत होइए। एक मिनट में कुलदीप अमीश जी भाई, का 10 फैक्ट सेकंड, बोलना 10 सेकंड, चाहूंगा। अमीश भाई, एक सेकंड, नहीं होता। एक सेकंड, देखिए सुनिए, विषयांतर हो रहा है। विदेशों में जाके टॉपिक पे गांधी रहे। की प्रतिमा में माल्यार्पण करने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता यहाँ गोडसे को देशभक्त मानते हैं। गोडसे मुर्दाबाद किसने कहा? बोलो, किसने कहा? मुर्दाबाद तो मैं तो कह रहा हूं, बोलो, 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 बोलो ना, विचार का हत्यारा मुर्दाबाद। एक सेकंड, और मैं शीश सुनिए, गोडसे मुर्दाबाद, मुझे बीच में आके बोलना होगा। मैं फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कब हुआ? ये फरवरी 2015। और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन नहीं दी। झूठ, इनकी नाम सर बताओ डेट, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो। बेकार की बात करने लगते हैं। तेज चिल्ला के, तेज बोल के झूठ नहीं बोल बोलो, सकते हो। डेट बोल दो सुन लो ना। मेरी बात, बता कब देता हूं। परमिशन दी थी दिल्ली में उनके खिलाफ? मुख्यमंत्री खालिद के पे खिलाफ मुकदमा परमिशन चला, बताओ किसने कब दी थी? परमिशन डेट दी? बोलो, डेट बोलो, डेट बोलो। मुख्यमंत्री पर अभी मुझे चला किस परमिशन दी तुमने ठीक है, बताया? ठीक है, अब बताओ। सत्यप्रकाश अरे मिश्रा। भाई वो जर्नल आप शांत, कुलदीप, झूठ कुलदीप, बोलते हैं, कुलदीप, कुलदीप, शांत। झूठ क्या सत्यप्रकाश डेट मिश्रा। बता दो ना, मुझे झूठा साबित अच्छा, कर एक दो। सेकंड, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद इस देश में तमाम पार्टियां करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, सबके बीच में नहीं, गलत है ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कह दिया ये क्या गांधी का तरीका है? हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से, मैं उस हत्यारे का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, ये भी होगा। लेकिन ये इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर है हिम्मत बोल के दिखा तू। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। अरे मेरे पास खालिस्तानी मुर्दाबाद बोलो। बोलेगा क्या? अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? खालिस्तानी का मुकाबला अदानी से कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, खालिस्तानी का मुकाबला अदानी से कर रहे हैं। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। पूरे देश को अडानी के हाथ में बोलते हो। बोल के दिखा खालिस्तान मुर्दाबाद। भाई खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। खालिस्तान मुर्दाबाद हो गया, चुप बोल दिया तो खालिस्तान मुर्दाबाद में बताओ। पूरे खालिस्तानी आप बोलो ना। समर्थकों के साथ बोलो गोड से मुर्दाबाद बोलो। तहसीन पूरावाला, तहसीन बोलो पूरावाला। गोड से मुर्दाबाद। देखिए इस मुर्दाबाद गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। तहसीन पूरावाला, तहसीन पूरावाला। एक सेकंड ये देखिए, आप 2 टर्म के विधायक हैं। ये 2 टर्म के विधायक, आप 2 टर्म के विधायक हैं, आप 2 टर्म के राज्यसभा सांसद हैं। मेरा निवेदन है, आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं। कुलदीप दानी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने नहीं श्रीलंका में दिया है। बताइए, मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है। पढ़ी लिखी पार्टी मैंने का दिया कह रहा है मोदी जी ने श्रीलंका में दिया है। जाके देते हैं। ये तो काम है मोदी जी का। प्रधानमंत्री अरे हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का। श्रीलंका में मोदी जी ने कैसे दे दिया? मतलब श्रीलंका में मोदी जी ने कैसे दे दिया? अनीश भाई भगवान, अगर श्रीलंका भी, अगर एक तरफ सुनिए, बात ये कितनी बड़ी बात है। अगर श्रीलंका का देश भी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है भारत के लिए? श्रीलंका का देश भी मोदी जी चला रहे हैं। ये सेल्फ गोल हो गया, ये बड़ा गोल कर दिया आपने। अब तहसीन पूरा वाला देखिए, अब आपसे राय लेनी पड़ेगी भाई। ये श्रीलंका भी यही लोग चला रहे हैं क्या? अरे श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, बीजेपी चला रही है। एक सेकंड, अब उनको अधिकार है बोलने का। तहसीन जवाब उनसे ले रहे हो। सीरियस नहीं, ये सीरियस सवाल है भाई। श्रीलंका और बांग्लादेश भी क्या मोदी जी चला रहे हैं? ये आपके साथी पार्टी लोग हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता। आप मेरे को, हम हरियाणा के चुनाव पे बात करें, उस पर बात करते हैं। हरियाणा पे आते हैं। देखिए बात करिए। देखिए मूल बात ये है
कि सारी बात आप लोगों ने देखा, सारी बात चलेगी महात्मा गांधी पर चलेगी, गोडसे पर चलेगी, अफजल गुरु पर चलेगी, लेकिन जो आपके जो रोजगार है उस पर नहीं की। भाजपा उस मुद्दे से भागना चाहती है। भाजपा इसी तरह मुद्दे को भड़काती है, इसी तरह पोलराइज करती है और इसी तरह मुद्दे से जाना चाहती है। आपके रोजगार के मुद्दे की बात नहीं होती है। दैट इज द पॉइंट। और हरियाणा का लेकिन हरियाणा में रोजगार मुद्दा था, हरियाणा में कांग्रेस ने मुद्दा कोशिश किया और योगी जी और मोदी जी ने पोलराइजेशन की कोशिश की। कैसे? जो स्पीचेस दिए योगी जी ने स्पीचेस दिए, जो बटेगा कटेगा बोलेगा उससे दो स्पीच कोट करता हूं। नीरज कुमार इनके विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा बस हुड्डा जी सीएम बन जाएं तो हमको रोल नंबर आके दे देना, उसके बाद नौकरी गारंटी हमारी। तो नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सुनिए, नौकरी देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भैया नौकरी देना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे नहीं करते, उन्होंने कहा नौकरी, एक किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे। 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी बगैर पर्ची खर्ची के। कोई नहीं कह सकता कि किसी को सिफारिश लगी हो या किसी के द्वारा पैसा दिया गया हो। दूसरा पब्लिक कुछ कहना चाहती है नौकरी के विषय के ऊपर, आप कुछ कहना चाहती है? बोलिए, क्या कहना चाहती है? बोलिए, खड़े होकर बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं तहसीन सर से ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि नेताओं को ऊपर रखा, तो क्या मतलब आपकी पार्टी कार्यकर्ता का महत्व नहीं जानती है? उनका क्या महत्व होता है कि मतलब उनको छोड़ते ही नहीं, देखते ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है क्या? कह रहे कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, आपके यहाँ लीडर्स का महत्व है, शैलजा का महत्व है, हुड्डा का महत्व। ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब है और कांग्रेस को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में बर्बाद किया, पंजाब में बर्बाद किया, वही हरियाणा में अगर है तो फिर वो क्यों बर्बाद हुआ वो देखना चाहिए। कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसको टिकट मिला, ये सारी चीज देखने जरूरत है। राहुल गांधी जी ने तो माहौल बनाया। वाले लोग आपको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शिवसेना आपको बर्बाद कर रही है या अलायंस वालों का नहीं, ये अलायंस का क्या है? ये तो कांग्रेस का इंटरनल है और उसको देखना चाहिए। ये अलायंस वाले लोग, शिवसेना और आम आदमी पार्टी और सपा, अंबाला काफी और जगहों पर। अंबाला कैंट के इनके विधायक के प्रत्याशी जो थे, उनका टीवी पे बयान था कि कांग्रेस नहीं बीडी गैंग आ रहा है। तो पूछा गया बीडी गैंग क्या? कहते भूपेंद्र दीपेंद्र। ये उनके प्रत्याशी का बयान। लेकिन जले पे जो नमक छिड़का इन्होंने, मैं इस पर आना चाहता हूं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मतलब दोस्त की एक दिन पहले इतनी बुरी हार हुई हो, अगले दिन बोल देते हैं ये 6 सीटें आपने अनाउंस कर दी। हमारे कांग्रेस से संबंध बहुत अच्छे हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस की जो चुनाव जो हरियाणा पे कितना प्यारा संबंध है ये कि 6 टिकटें अनाउंस कर दी, उनको एक नहीं दी। संबंध बड़ा प्यारा है। मकसद इनको हसरत निकालने दीजिए फिर जवाब। अमीश भाई, हमारा और कांग्रेस का जो हमारा मिला जुला मकसद है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराना। आज उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। ये अगर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन कहा जा रहा होगा तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा कि जिस कांग्रेस को हराने के लिए हम सब एक साथ हुए थे, आज उस कांग्रेस के साथ मिलकर ये बीजेपी को हराने के लिए साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस से इनका संबंध बहुत अच्छा है। कितना अच्छा संबंध है? मात्र 8 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी की बाइट अवेलेबल है। कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये, और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। आप याद करिए कमलनाथ जी की वो बाइट अवेलेबल है। अखिलेश को छोड़ो, कितने सुंदर भाव, एक दूसरे के प्रति मधुर मनोभाव भरे हुए हैं। वक्त एक ब्रेक का है, सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के साथ वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। कुलदीप जी, अब मैं आ रहा हूं आपके ऊपर। आपने कागज वगैरह निकाल रखा है, लेकिन मकान के कागज आपको मिल गए हैं? देंगे वो जो बंगला आप चाह रहे थे, आपका तो बंगले का भी इशू बना हुआ है ना काफी बड़ा। अमीश भाई घुमाइए, मैं बताता हूं। मैं घुमा नहीं रहा, डायरेक्ट जाऊं। बंगले के चक्कर में तो आप लोग घूम रहे हैं, फलाना मिल जाए, ढिमकाना मिल जाए। सुन लीजिए, दिल्ली की एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को महिला विरोधी चेहरा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर सामान का बाहर निकाल दिया। हम बंगले के भूखे लोग नहीं है, रोड पे सड़क पे बैठ के काम कर लेंगे। पहली बात रोड पे बंगला है, सुन लीजिए, वो मिनिस्ट्री का बंगला था। आपको जानकारी नहीं होती रमेश भाई, पर शीला दीक्षित वहीं रहती थी। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। पहला मैं सपा से कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हो बीजेपी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सपा पावर में आ जाए तो एक साथ 140 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दोगे? जो वर्दी लोग हैं उन्हें नौकरी अब भी मिल रही है। अगर आप में स्किल्स है तो आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हो। लग्जरीज देना सरकार की ड्यूटी नहीं है। अगर आप वर्दी हैं तो आपको लिविंग अर्न कर सकते हो आप भारत देश में। वर्दी मतलब काबिल। और नाम भी बता दीजिएगा अपना। रक्षित सिसोदिया।
और सर रही नाम बात क्यों पूछा वैसे आपने? नहीं, जब आप अगर बात कर रहे हैं तो नाम अच्छा होता है तो और अच्छा सर अरे भैया, अगर यही जात बता दी होती हरियाणा में सीएम की तो खेल हो जाता है इनका। हमने जात पूछते उसमें नहीं वैसे शुक्र है आप- आपकी आप जाति नहीं reply- पूछी। आजकल तो जजेस की, यहाँ तक कि मिस इंडिया की भी जाति पूछी जा रही है भाई। नहीं, मैंने ओके, नाम ओके। पूछा, जात नहीं जी, पूछी। नहीं, आपने अमीश नहीं भाई, पूछा। जी। मैं राहुल जी, आपके नेताजी। हमारा सवाल अखिलेश जी से है। आप कह रहे हैं कि अब भी किसान रो रहे हैं, तो जब आपकी सरकार थी उस समय पे तो उनका जमीन हथिया लिया जाता था, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, दो बातें हैं। रक्षित ने पहले जॉब को लेके बात की, नौकरियां जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। नहीं, हाँ काबिल है, लेकिन संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि जो लोग हजारों साल से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन है। एक बात पूरी सुन लें, फिर हम जवाब भी लेंगे। और दूसरी बात, जो ये भाई ने पूछा जमीन अधिग्रहण की, तो जो जमीन अधिग्रहण कानून बनाया था कांग्रेस ने, उसको जब ये भारतीय आजम जनता खान की पार्टी बात कर रहे वाले हैं जो जमीन ले लेते थे, वापस करना चाहते जो थे, गाड़ी जब से किसान निकलते हुए आंदोलन। जमीन चिन्हित अमित भाई, करते आप थे, ले एक लेते थे। सेकंड जी जी जी। भूमि अधिग्रहण बिल कैसे भूमि अधिग्रहण की जाए, कैसे उसको मुआवजा मिले, किसान के क्या हक हैं, उसकी मर्जी जी, और जी, राजी जी, को जी। ध्यान में रख के मनमोहन सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक कानून बनाया था, ठीक है। जिसको खत्म करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी ने सुधांशु क्या त्रिवेदी, क्या सुधांशु- किया, और जब नहीं कर पाई अच्छा, केंद्र कटियार से, साहब। तो राज्यों से कर दिया। ओके ओके ओके, राज्यों मैं से आपको कर बता रहा दिया। हूँ। ये है। ओके, देखिए, रोजगार की बात सुधांशु तो जी। मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है रोजगार का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी एक भविष्य निधि खाता जिसमें कोई व्यक्ति कर्मचारी बनेगा तभी वो डिपॉजिट करता है और तभी उसका नियोक्ता भी आता है, तभी वो डिपॉजिट करता है। और जुलाई के महीने में 22 लाख नए ईपीएफओ अकाउंट बने। इसका मतलब 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य निधि भी जमा करना शुरू किया और उनका एम्प्लॉयर था उसने भी जमा करना शुरू किया। इससे अप्रोप्रिएट कोई डाटा नहीं होता है। और जहां तक इन्होंने दूसरी बात कही, भूमि अधिग्रहण और अन्य की बात जो इन्होंने कह रिजर्वेशन की बात कही, तो बिल्कुल जाके चेक करिए। जी। 10 मई 1950 को भारत सरकार ने जब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की है लॉ मिनिस्ट्री से, तब लॉ मिनिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, उसमें साफ साफ लिखा है सिर्फ हिंदू शेड्यूल कास्ट को मिलेगा। मगर इन्होंने चोरी से पहले ओबीसी में मुस्लिम घुसेड़ा, फिर सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है कि मुस्लिम शेड्यूल कास्ट को भी मिलना चाहिए। और अगर बंगाल में 91 जातियों को दिया ओबीसी में, तो 85 मुस्लिम, कोई बोला? ठीक है, कर्नाटक में कह रहे हैं सबको इंक्लूड कर देंगे ओबीसी। कर्नाटक की बात हुई तो ये बताइए, कर्नाटक के उस समय अंदर- नहीं बोलते। कर्नाटक के अंदर जो केस थे हुबली राइट्स के, उन केसेस को विड्रॉ कर लिया वन गो के अंदर कर्नाटक की सरकार ने, एक वोट बैंक की खातिर। तहसीन पूनावाला वो ऐसा एक वोट बैंक है जो इनको भी चाहिए, यानी आम आदमी पार्टी को भी चाहिए, जो सपा को भी चाहिए, जो टीएमसी को भी चाहिए, जो अब शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट को भी चाहिए। इसीलिए सब आपको टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी ने भी टारगेट करा, अरविंद केजरीवाल ने भी करा, साकेत गोखले ने भी करा। देखिए, सबसे पहली चीज, ईपीएफओ का डेटा नौकरियों का देने का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुधांशु जी। ईपीएफओ उसमें बहुत टेक्निकल चीज है, ये डेटा नहीं है। अगर ये डेटा होता, आप सोचिए रशिया और इजराइल, वहां पे आर्मी में भर्ती होती, यंगस्टर्स क्यों जा रहे हैं? भाजपा इसी तरह से आपको बहकाती है। कुलदीप जी, अब मैं आ रहा हूं आपके ऊपर, आपने कागज वगैरह निकाल रखा है, लेकिन मकान के कागज आपको मिल गए हैं? देंगे वो जो बंगला आप चाह रहे थे, आपका तो बंगले का भी इशू बना हुआ है ना काफी बड़ा। अमीश भाई घुमाइए, मैं बताता मैं घुमा नहीं रहा, डायरेक्ट खाऊं। हाँ, जवाब बंगले के चक्कर में तो आप लोग घूम रहे हैं, फलाना मिल जाए, ढिमकाना मिल जाए। सुन लीजिए, दिल्ली की एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को महिला विरोधी चेहरा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर सामान का बाहर निकाल दिया। हम बंगले के भूखे लोग नहीं है, रोड पे सड़क पे बैठ के काम करने के पहली बात। मथुरा रोड पे बंगला दूसरी है। बात सुन लीजिए, वो मिनिस्ट्री का बंगला था, आपको जानकारी नहीं होती है अमीश भाई। पर शीला दीक्षित वहीं मिनिस्टर रहती थी। सत्यप्रकाश जी, बंगले के ऊपर मैं आता हूं क्योंकि पॉइंट रखा बंगला। क्या आप लोगों का एनडीए इनको एक बंगला भी नहीं दे रहा भाई? नहीं, बंगला है उनके पास, बहुत बड़े बंगले हैं, सामने झोपड़ी उन्होंने- बना लेते, बंगला उठा ही। रुकिए, बंगला नहीं लेने वाले लोग आज बंगला का घंटी बजा रहे हैं। जनता से कहते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, आज घंटी बजा रहे। रुकिए, जब अरे चुप उस होइए। महिला मुख्यमंत्री ने स्वाति मालीवाल को उसी बंगले में पीटा गया था। अरे ठीक है, कपड़े नहीं खुले स्वाति मालीवाल के साथ, मणिपुर ये में नहीं क्या हुआ है? अरे प्रणाम मणिपुर में आपको बोलोगे? प्रभु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे मणिपुर में ऐसे बोलोगे? गुंडा पालता है इसको सीएम के हाउस मणिपुर में में। बोलोगे? वाह! एक महिला मुख्यमंत्री का
आप लोगों ने बंगला खाली करवाया। आप सोचिए इस देश का वो अलॉट किसने किया था? अलॉट किया है, पीडब्ल्यू ने अलॉट किया है, पीडब्ल्यू ने अलॉट किया है बंगला। अलॉटमेंट लेटर दिखाइए। अरे सुनिए, आप मुझे एलजी का अलॉटमेंट दिखाइए, एलजी का अलॉटमेंट दिखाइए मुझे, आप प्रधानमंत्री आवास के अलॉटमेंट दिखाइए। एक महिला मुख्यमंत्री थी, उससे पहले सौरभ भारद्वाज जी को बंगला अलॉट हुआ सतन जैन की जगह। उस समय इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उस समय मनीष सिसोदिया जी का बंगला अतिथियों का अलॉट हुआ, उस समय ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन आज जब एक महिला मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास अलॉट हुआ, मुख्यमंत्री सुनिए, भाजपा वालों को नहीं मिलेगा, मेरी बात सुनिए, जितना पड़ेगा उसके लिए। मथुरा रोड का बंगला कहां गया? वो मंत्री का बंगला था, आज वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री। मैं बता दूं आपको, जब भी कोई बंगला अलॉट नहीं होता बैठ पाएंगे उसमें, है, सीट तो लानी क्या पड़ेगी, होता है कि जो चुनाव previous जीतना व्यक्ति है, पड़ेगा। ओनर पीडब्ल्यू तो वो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर करता, पीडब्ल्यूडी नए व्यक्ति को देता। ठीक है, ओके। इवन प्राइम मिनिस्टर भी अगर नया आता है तो पहले उसको टेक ओवर गवर्नमेंट करती, नए प्राइम मिनिस्टर को यानी देती यानी है। अखिलेश मगर यादव सुनिए, अखिलेश यादव अगर आइए, चुनाव आइए, हारे दिखा देता तो अखिलेश यादव ने ये योगी लीजिए, आदित्यनाथ को नहीं हाँ, अखिलेश यादव ने हैंड ओवर का योगी दिखा जी को देता सीधे नहीं दिया। हैंड ओवर का दिखा देता सरकार देती है। अरे झूठ मत बोलिए ना, तहसीन कुछ कहना चाहता है हैंड ओवर का दिखा देता हूं मैं आपको भी। सच्चाई तो ये, भाजपा जितने भी बड़े आवास है उनको लेना चाहती है। एक महिला को आवास के बाहर निकाला, और जब माननीय अखिलेश जी ऑफिशियल आवास छोड़ते गए, वापिस शुद्धिकरण कराए। महिला विरोधी है, ओबीसी विरोधी है। ओके, ये महिला विरोधी ओबीसी का सबसे बड़ा नेता हमारा प्रधानमंत्री। एक लाइन सुनिए, वैसे मैं एक बताऊं, ये अभी आप लोग कह रहे थे थोड़ा तनाव ज्यादा हो गया, तो मैं लाइटर नोट पे कहता हूं, ये वो पार्टी थी जो कहती थी ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, ना चाहूं मैं सिक्योरिटी, केवल जन लोकपाल मुझे दे। अब जन लोकपाल तो किनारे हो गया, अब इनकी मुख्यमंत्री कह रही है नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी जी जी, ये भी कौन सी पार्टी है पता है? 10 लाख 1 लाख का मॉन्ट ब्लैक का पेन लगा के गरीब बताते हैं, 10 लाख का सूट पहन के अपना गरीब बताते हो, अडानी के जहाज में बैठ के अपना गरीब बताते हो, देशभक्त बताते हो, पूरे देश को बेच दिया, सारी एमएनसी कंपनियों को बेच दिया। पहली बात है। दूसरी बात, चुनाव जीत रहे हैं। कहां से जीत रहे हैं? देश में 240 सीटें आई, 400 की बात कर रहे थे, 400 की बात कर रहे थे। दिल्ली में कितनी आई? आपकी दिल्ली में कितनी सीटें आई इस बार? मेरी बात सुन लीजिए, अलायंस करा था, बता रहा हूं, दिल्ली में भी चुनाव होगा 25 में, फिर 70 आएंगी, बता देता हूं आपकी बात, अभी 70 आएंगी, 70 आएंगी, बता दो रहा हूं। 7 में से लोकसभा कितनी 240 सीटें, 400 की बात कर रहे थे। आपने तो लाइन ली थी ना कि केजरीवाल को कौन जेल से बाहर देखने जाता है वो वोट डाले। अमीश वो भाई, वोट डाले। कितनी सीटें आई दिल्ली के अंदर? अमीश भाई जी, हम लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे, हम प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चुनाव ये लड़ रहे। 400 की बात, हमने 400 की बात करी थी, हमने 400 की बात करी थी, हमने 400 की बात करी थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हमें लड़ाओ, चुनाव लड़े 2014 में मोदी के खिलाफ जाके आप एमपी का चुनाव मैं लड़ा लड़े, हूं। आप कांग्रेस और आपके जॉइंट कैंडिडेट से हम अलायंस में चुनाव लड़ रहे थे, जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे। इनकी बात कर रहे हो तो 400 की बात कर रहे थे, 400 लाख संविधान खत्म कर देंगे, अब उसका क्या हुआ? वो कह रहे हैं आपके 400 लाख संविधान खत्म कर आपको देंगे। 400 की बात कर रहे थे, आपकी 240 आई, इसलिए आप ही हारे। बैसाखी की सरकार है, ये 7 पे लड़े, ये 7 पे लड़े, इनकी शून्य आई, ये जीते हुए हैं। अब मैं बता रहा हूं कौन आदमी क्या करता है और कैसा वो दिखाता है, जाके चेक करिए। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मैंने सुना है कि शीला दीक्षित जी के कमरे में, घर में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है कि उनके बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है कि जब दिल्ली की 40% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई ऐसे कमरे में रह सकता है बंगले में, और इनके यहाँ 1 करोड़ के पर्दे लगे हैं, 15-15 लाख के कमोड लगे हैं, 68-70 करोड़ का रिनोवेशन हुआ है, और उसके बाद कहते हैं हम तो सिंपल से आम आदमी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए था। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, इनकी अब स्थिति क्या हो गई है, वो घर को छुपाना चाहते हैं। सुनिए, शायरी को अब सुनिए, सुनो मेरे भाई, अभी सुनोगे समझ में आएगा कि अब तो चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं। ओके, आखिर 30 सेकंड। देखिए, इन्होंने घर की बात करी, इन्होंने पर्दे की बात करी, इन्होंने केजरीवाल जी की बात करी। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी तो 10 साल तक सुंदर नगरी की झुग्गी में अपनी इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के झुग्गियों के अंदर रहे। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी के अंदर हिम्मत है, 2 दिन रह के दिखा दे, सुधांशु जी रह के दिखा दे, वहां पे नहीं रह सकते। दूसरी बात ये, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास में नंद नगरी की झुग्गी के अंदर, अच्छा नंद नगरी झुग्गी के अंदर रहे, समय खत्म हो रहा है, समय यहाँ खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही, यानी पब्लिक डिबेट एडिशन में आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड नाइट, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।